Hello students, welcome back once again to my second video lecture in important expected questions of the upcoming examinations. Okay, I am here with some of the objective questions of Unit 1 and Unit 2. Okay, so let's start with question number 1. The information which is transferred to the receiver, वैसा इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर किया जाता है, मतलब भेजा जाता है रिसीवर को, हैज टू बी इंटरप्रेटेड, उसको बाद में क्या किया जाना होता है, इंटरप्रेट किया जाना होता है, मतलब ऑब्जर्व किया जाना होता है। मतलब ये पूरे प्रोसेस को, जैसे कि मैंने मैसेज आपको भेजा, उसको आपने इंटरप्रेट किया, मतलब ऑब्जर्व किया, मतलब समझने का प्रयास किया। तो ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज हो रहा है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको बताया था, डिकोडिंग इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, द आइडिया ऑफ द मैसेज। ओके, देन द करेक्ट आंसर विल बी डिकोडिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैव अ, जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं एक सोर्स होता है। ये सोर्स क्या होता है सर? जैसे मेरे माइंड में एक सोर्स आया, सोर्स मतलब आइडिया आया, उसको मैंने इनकोड करके मैंने आपको बताया। जैसे मेरे दिमाग में एक सोर्स आया, आइडिया आया कि चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताना शुरू किया, ये एक सोर्स था, एक आइडिया था जो मेरे दिमाग में पहले आया। उस आइडिया को मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया मैसेज में, इनकोड कर कर, और उसके बाद आपको ट्रांसमिट कर दिया, और आपने उसको क्या किया, डिकोडिंग प्रोसेस के जरिए डिकोड किया। तो कहीं ना कहीं किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक सोर्स होता है माय डियर। क्या होता है? सोर्स। तो डायरेक्ट करेक्ट आंसर विल बी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट। जैसे मान लो माय डियर, दो तरह के कम्युनिकेशन ओरल से मेरे दिमाग में आया, और आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि ओरल और रिटेन। जब भी आप लिखकर किसी बात को बताते हो ना, तो रिस्पॉन्स आने में, फीडबैक आने में थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है। जैसे मैंने आपको लिखकर बता दिया, उसके बाद आप भी मुझे लिखकर भेजोगे। लेटर मैंने आपको एक दिया, एक मैसेज दिया, एक ईमेल के जरिए मैंने आपको कुछ ईमेल कर दिया, उसका भी आप लिखकर जवाब दोगे, थोड़ा सा बाद में भी रिस्पॉन्स दे सकते हो। लेकिन ओरल में क्या होता है ना, ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन मतलब आप भी सामने, मैं भी सामने, अब जो भी बातें हो रही हैं आमने सामने हो रही है, तो रिस्पॉन्स भी बिल्कुल सामने दिखेगा, आपके चेहरा से भी दिखेगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो चेहरा पर 12 बजेगा, है ना। अगर आपको समझ में आए तो चेहरा पर एक हल्की सी मुस्कान और अलग चमक होगी। तो कहीं ना कहीं ओरल कम्युनिकेशन में ये पॉसिबिलिटी रहता है इमीडिएट रिस्पॉन्स का या फीडबैक का। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है ना? तो इमीडिएट रिस्पॉन्स या फीडबैक, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। Immediate response or feedback is given through oral communication. Now the next one is reading is a, किसी भी चीज को आप रीड करते हो। जैसे मैंने आपको कुछ लिख कर दे दिया, कुछ नोट्स वगैरह मैंने आपको पीडीएफ में आपको भेज दिया, आप उसको रीड कर रहे हो। रीड कर रहे हो मतलब समझने का क्या कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। बुक का रीडिंग डालते हो तो क्या करते हो, समझने का क्या करते हो, प्रयास करते हो। तो रीडिंग एक कहीं ना कहीं डिकोडिंग का क्या है, ये प्रोसेस है। समझने का प्रयास मतलब डिकोडिंग करना। मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसमें आप समझने का प्रयास करते हो, उस मैसेज के आइडिया के कंसेप्ट को जानने का कोशिश करते हो। कौन कोशिश करेगा माय डियर? रिसीवर। और ये आइडिया देगा कौन? सेंडर। तो रिसीवर क्या करेगा? डिकोडिंग। और जस्ट इसके उल्टा सेंडर क्या करेगा? इनकोडिंग। तो इनकोडेड मैसेज को जो डिकोड किया जाता है ना माय डियर, उसी को रीडिंग भी हम लोग बोल सकते हैं। आते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन में। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द, ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है कहां से आया है? लैटिन लैंग्वेज से आया है, इंग्लिश लैंग्वेज से आया है, इटालियन लैंग्वेज से आया है, या जर्मन लैंग्वेज से आया है? सो
आई नो यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज लैटिन लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर, है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, लैटिन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। द स्टिमुलस टू कम्युनिकेट टेक्स प्लेस इन द माइंड ऑफ। जो एक आइडिया होता है ना माय डियर, कम्युनिकेट करने का, ये किसके दिमाग में आता है। जैसे मान लो कि दो बंदे हैं, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, यही दोनों ना कम्युनिकेशन करेगा। तो मान लेते हैं पहले किसके दिमाग में आएगा आइडिया, कम्युनिकेट करने को कौन सोचेगा, रिसीवर या सेंडर। सेंडर सोचेगा ना, रिसीवर सोचेगा तो फिर भेजेगा कौन, भेजने वाला ही ना सोचेगा। जैसे मुझे आपको एक लेटर भेजना है तो मैं ही ना सोचूंगा कि मुझे क्या लिखना है ना। जो सेंड करेगा वही तो सोचेगा। तो किसके दिमाग में ये आता है कम्युनिकेट करने का, सेंडर के दिमाग में आता है, ठीक है। तो यहां पर रिसीवर, ट्रांसमीटर और रिलेशन ऑफ ट्रांसमीटर ऑल, इसमें कौन होगा। इसमें तो बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है आपका, इसमें तो आपका आंसर ही नहीं दिया है कि जो स्टिमुलस होता है कम्युनिकेट करने का किसके दिमाग में आएगा। मेरे अंदाज से इसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये जो कम्युनिकेट करने का जो स्टिमुलस होता है ये किसके दिमाग में आता है, ट्रांसमीटर के दिमाग में आता है। आपको भी दिमाग में नहीं आ रहा होगा। आपने क्या सोचा होगा कि सर ने बोला चलो भाई इसका आंसर नन ऑफ दीज कर देता हूं। आप भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में आ गए होंगे, हाँ, आंसर तो इसमें है नहीं, सेंडर तो दिया नहीं। लेकिन माय डियर, क्या आपने कभी सोचा है एक ही वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं? क्या एक ही वर्ड के एक और सिनोनिम्स भी हो सकते हैं? जैसे गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। वेरी गुड का मतलब भी बहुत अच्छा। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिमिलर वर्ड हैं। तो कहने का मतलब यहां पे आंसर आपका भले सेंडर ना दिया है बट ट्रांसमीटर दिया है। क्या दिया है, ट्रांसमीटर। मैं आपको बता दूं सेंड मतलब भेजना और ट्रांसमिट करना मतलब भी भेजना। मैंने आपको क्लास में बताया था। तो ट्रांसमिट करना मतलब भेजना, सेंड करना मतलब भेजना, और भेजने वाले के ही दिमाग में आता है ये कम्युनिकेशन का आइडिया, स्टिमुलस। तो कौन हो जाएगा, सेंडर हो जाएगा, नहीं तो ट्रांसमीटर हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा, ट्रांसमीटर। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। क्रोनमिक्स रेफर्स टू, ये जो वर्ड है ना माय डियर, क्रोनमिक्स, ये किसको रेफर करता है? मैंने आपको क्लास में बताया था, क्रोनमिक्स पढ़ाया भी था। द स्टडी ऑफ टाइम लैंग्वेज इज नोन एज क्रोनमिक्स। तो आई नो यू नो द आंसर्स नाउ। यूज ऑफ टाइम, डायरेक्ट करेक्ट आंसर विल बी यूज ऑफ टाइम। नाउ द नेक्स्ट वन इज a speech contains the element of para language. A speech contains the element of para language such as, पारा लैंग्वेज के मैंने बारे में आपको बताया था वोकैलिक्स। वोकैलिक्स को हम लोग पारा लैंग्वेज भी बोलते हैं। वोकैलिक्स एक ऐसा अध्ययन है ना जिसमें आप बोलने के तरीके सीखते हो, कैसे बोलना है, स्पीकिंग स्टाइल सीखते हो, कैसी भाषा का यूज करना है। अब जैसे भाषा कब बदलना है, टोन ऑफ वॉइस कब हाई होगा, टोन ऑफ वॉइस कब लो होगा, कब लाउड होगा, कब स्लो होगा, ये सारे, कब रुकना है, कब बोलना है, ये सभी को ध्यान में रखना ही वोकैलिक्स कहलाता है, मतलब बोलने के तौर तरीके। अब जैसे मैं आपके सामने कहूं कि देखो, क्रोनमिक्स रेफर्स टू यूज ऑफ टाइम, क्रोनमिक्स रेफर्स टू यूज ऑफ टाइम, स्पीच कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ पारा लैंग्वेज सच एज वॉइस क्वालिटी। अब आपको कुछ समझ में आया? नहीं। तो ये मेरा बोलने का स्टाइल आपको अच्छा लगा? नहीं ना, आपको तो कुछ समझ ही में नहीं आया। इससे मेरा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बोलने समय ये ध्यान रखना है कहां पे रुकना है, कहां पे वॉइस हाई करना है, कहां पे वॉइस लो करना है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है ना। अब जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटे, हाँ जी ऐसा मत करना दोबारा, तो क्या वो बच्चा डांट का असर पड़ेगा?
डांटने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लाउड वॉइस होना चाहिए ना। तो ये सभी बोलने के तौर तरीके को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारा लैंग्वेज। और इसमें क्या क्या आ जाएगा, वॉइस का क्वालिटी और स्पीकिंग स्टाइल दोनों आपके पारा लैंग्वेज में आएंगे। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी। वॉइस का क्वालिटी कैसा होना चाहिए और स्पीकिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आपका कहता है रिटेन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। रिटेन कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। आपके पास ऑप्शन है माय डियर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को मैं फटाफट पढ़ता हूं, आप लोग भी ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन है अ गुड स्किल एंड कंपिटेंस इन लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी। कहता है कि रिटन कम्युनिकेशन में एक अच्छा स्किल होना चाहिए लैंग्वेज का और वोकैबुलरी का। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चीज लिख रहे हो तो लैंग्वेज तो आपका अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ वोकैब्स भी आपके मजबूत होने चाहिए, क्योंकि आप रिटन कम्युनिकेशन में वर्ड्स को क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। और लिखने वक्त ये ध्यान भी देना है कि आपका लैंग्वेज बिल्कुल सही होना चाहिए, वोकैब्स भी बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि लिखने वाला व्यक्ति ये सोच कर लिखता है कि सामने वाला मेरी लिखावट में कोई गलती ना पकड़े, क्योंकि लिखने में गलतियां साफ दिखती हैं, है ना। इसके लिए लैंग्वेज आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और वोकैबुलरी भी। केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स, लिखते समय आप वर्ड्स का सिलेक्शन अच्छे से कर ले। ये बात को ध्यान में रखें कि जिसके पास मैं रिटन मैसेज छोड़ रहा हूं ना, उसके माइंडसेट को, उसके एजुकेशन को आप देख लें, उसके अनुसार सिंपल वर्ड्स और एक्यूरेट वर्ड्स का इस्तेमाल करें, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को, आपके शब्दों को अच्छे से समझ जाए, है ना। थर्ड वन इज वैलिड एंड रिलायबल इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। आजकल के बिजनेस में ये जो रिटन कम्युनिकेशन है ना माय डियर, ये बहुत ही रिलायबल है। कोई भी चीज, लिखा हुआ चीज, उस पर आप साइन करते हो तो बहुत ही भरोसेमंद होता है और उसकी वैल्यू भी होती है ना। कोई भी बिजनेस में आप एग्रीमेंट साइन करते हो, जो भी साइन करते हो, बिना लिखे हुए पेपर पर आप साइन नहीं करते हो तो वो कम्युनिकेशन बहुत ही इनइफेक्टिव माना जाता है। ऐसा नहीं कि ओरल कम्युनिकेशन हो गया कि चलो भाई मेरा 2 साल का एग्रीमेंट है आपके साथ, मैं बिजनेस करूंगा, ऐसा कह देना ये काफी नहीं है, आपको ये लिखित रूप में देना होगा। तो बहुत ही वैलिड है ये रिटन कम्युनिकेशन इसमें भी। तो इस तरीके से मैंने 3 ऑप्शंस को पढ़ा और तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, टेक्निकल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स। टेक्निकल कम्युनिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 तरह के कम्युनिकेशन, जनरल और टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब होता है थोड़ा सा इसमें प्लानिंग करके बोलना। जनरल जो आप डेली लाइफ में जो आप कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो, है ना, जैसे आप अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ, भाई के साथ, दोस्त के साथ, या चाय वाले की दुकान पर बैठकर गप्पे सप्पे लड़ाते हो, वो सभी जनरल कम्युनिकेशन हो गया। टेक्निकल कम्युनिकेशन जैसे हम टीचर्स आपस में जो बात करते हैं, डॉक्टर्स आपस में जो बात करते हैं, उन सभी में वर्ड्स थोड़ा सा एडवांस वर्ड्स और बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें लैंग्वेज में तो आपको एक्सपर्ट होना ही चाहिए और आइडिया को स्ट्रक्चर करने में भी एक्सपर्ट होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आप टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हो अभी आप, तो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट रहोगे तभी तो आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे अच्छे से, है ना। तो इसका मतलब 10 का भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। जैसा कि वर्ड में ही लिखा गया है नॉन वर्बल, मतलब इसमें शब्दों की इस्तेमाल नहीं की जाएगी, है ना। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ब्स, कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ब्स। क्या हो जाएगा माय डियर, मैंने बताया शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, मैंने ये नहीं बताया माय डियर कि वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर यहां पे होता ना, ये वर्ब्स के जगह पर अगर वर्ड्स होता ना तो ये सही हो जाता, लेकिन ऐसा लिखा नहीं गया, यहां पे वर्ब्स लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉडी। क्यों हो जाएगा बॉडी,
जैसे आप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो बॉडी का इस्तेमाल करोगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई किसी को इशारा करके बुला रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा है आओ इधर, ये ना बोलकर केवल इशारा कर रहा है, मतलब बॉडी का क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ये मैं हाथ का क्या कर रहा हूं, मूवमेंट कर रहा हूं, उंगलियों का मूवमेंट कर रहा हूं। तो जब ये मूवमेंट हो रहा है ना बॉडी का, तो ये क्या हो रहा है, ये इशारे में बात हो रही है। तो इशारा किससे करेंगे, बॉडी पार्ट से, आंखों से इशारा कर सकते हैं, हाथ से इशारा कर सकते हैं, है ना। तो इन सभी चीजों से जो इशारा करके बात कर रहे हैं, बॉडी से बात कर रहे हैं, वही तो नॉन वर्बल होगा। क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल तो मुंह से किया जा सकता है, लिखकर भी किया जा सकता है, और इसमें शब्द का इस्तेमाल करना नहीं है, तो आप बॉडी के सहारे ही बात करेंगे ना, है ना। आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया था माय डियर, एलिमेंट का मतलब कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो मैसेज, सेंडर एंड रिसीवर, मैंने 3 एलिमेंट्स आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी बताया था और अब भी बता रहा हूं। तो अब बताइए माय डियर, लिखे गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एलिमेंट नहीं है, नॉट एन एलिमेंट। एयर इज नॉट एन एलिमेंट, सो द करेक्ट आंसर विल बी एयर। 13 नंबर क्वेश्चन इज फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस टू गेट रिसीवर्स रिएक्शन टू अ सर्टेन मैसेज। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, सही है भी, क्योंकि वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग रिसीवर के रिएक्शन को गेट करते हैं, गेट मतलब पाना, हम लोग पाते हैं। तो रिसीवर का जो रिएक्शन हमको मिलता है ना माय डियर, वही तो फीडबैक होता है, सही तो है। अब हम लोग बी नंबर ऑप्शन को अगर पढ़ें, इसमें अगर देखें, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, प्रेज, क्वेरी, कमेंट अबाउट सेंडर और हिज परफॉर्मेंस। फिर से पढ़ेंगे माय डियर, क्वेश्चन, प्रेज, क्वेरी, कमेंट अबाउट सेंडर और हिज परफॉर्मेंस। सेंडर के बारे में कुछ कमेंट करना, कुछ प्रशंसा करना, कुछ क्वेश्चन पूछना, कुछ क्वेरी देना, कुछ जांच पड़ताल, कुछ ऑब्जर्व करने के लिए कुछ फिर से क्वेश्चन रिपीट करना, है ना। मतलब सेंडर के परफॉर्मेंस को लेकर कमेंट करना। जैसे मान लेते हैं कस्टमर केयर से आपका कॉल आता है, तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक देते हो। कोई भी यूट्यूब चैनल रहता है, यूट्यूब चैनल पर आपका कुछ वीडियो अपलोड रहते हैं, तो उस पर आप कमेंट करते हो कि सर वेरी गुड सर, फैबुलस सर, ये क्या हुआ, आपने प्रशंसा किया, मतलब आपको समझ में आई बात, तभी तो आपने प्रशंसा किया। तो इन सभी चीजों को क्या बोलेंगे, फीडबैक। मतलब समझकर आपने जो रिएक्ट किया वही तो फीडबैक कहलाता है। तो यहां पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, दैट मीन्स ऑल ऑफ द एबव। अभी हमने वीडियो लेक्चर 2 में 13 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अभी मैं और इस वीडियो लेक्चर में और भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। तब तक आप इसको नोट करें और समझने का प्रयास करें। मैं अभी कुछ ही देर में और वीडियो आपको अपलोड करता हूं, और भी क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो लेक्चर में अपलोड करता हूं। तब तक आप लोग नोट करेंगे, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैसेज सेंट बाय सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स आर लेबल्ड एज। कहने का मतलब है कि सबऑर्डिनेट से जो सुपीरियर की ओर मैसेज पहुंचता है, सबऑर्डिनेट ये लोअर रैंक पर मौजूद होगा, ये लोअर पोस्ट पर होगा, इससे मैसेज जो है कहां पहुंच रहा है, सीनियर की तरफ। तो जाहिर सी बात है ये कौन से कम्युनिकेशन में आया, वर्टिकल। और वर्टिकल में 2 प्रकार होते हैं, मैंने बताया था, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अब बताओ माय डियर, यहाँ पे कोई सबऑर्डिनेट कोई बंदा है, कोई नीचे लोअर पोस्ट है, और ये ऊपर की ओर इससे जो है मैसेज जा रहा है, दैट मीन्स ऊपर की ओर मैसेज पहुंच रहा है। तो ऊपर की ओर का इंग्लिश क्या होता है, अपवर्ड। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में।
हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज, जिस तरह से मैंने बताया था ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, उसी तरह से हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या होता है? उसका दूसरा नाम होता है लैटरल कम्युनिकेशन। अब हम लोग आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। द इनकोडर ऑफ द मैसेज इज, जो भी मैसेज को इनकोड करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑडियंस, रिसीवर, मीडिया या नन ऑफ दीज? क्या बोलते हैं? जो इनकोड करने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं। मेरे पास तो सेंडर ऑप्शन है नहीं और ना ही ट्रांसमीटर है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स नन ऑफ दीज ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का पहले वाले वीडियो, इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था, वीडियो लेक्चर नंबर 2 में कुछ देर पहले ही मैंने बताया था पैरा लैंग्वेज होता क्या है। पैरा लैंग्वेज में मैंने बताया था कैसे आप लोग वॉइस के क्वालिटी और कैसे वॉइस पर कब जोर देना है, कौन से वर्ड पर ज्यादा स्ट्रेस लेना है, कौन से वर्ड पर कम स्ट्रेस लेना है, आपकी स्पीड क्या रहेगी, कहीं पर रुकना है या नहीं रुकना है, कहीं पर स्लो होना है, कहीं पर लाउड वॉइस करना है। इन सभी चीजों को तो ही पैरा लैंग्वेज या वोकैलिक्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमें रिदम के बारे में तो बताएगा ही बताएगा, स्ट्रेस भी बताएगा, कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस लगेगा, कहाँ पे कम स्ट्रेस लगेगा, इंफॉर्मेशन तो बताएगा ही। एक लैंग्वेज है तो इंफॉर्मेशन तो हम लोग को बताएगा ही बताएगा। दैट मीन्स कल्चरल एस्पेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा कल्चरल एस्पेक्ट्स। अब हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। कहता है कम्युनिकेशन बैरियर्स कैन, कम्युनिकेशन में जो बैरियर आते हैं उसे क्या किया जा सकता है? क्या उसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता? क्या उस पर काबू नहीं पाया सकता? बिल्कुल पाया सकता है। अगर हम अच्छे से इनकोड करें, लिसनर अच्छे से सुने बात को, समझे बात को, ठीक है, सारा कुछ भी हम लोग का प्लेस देख लेंगे, सारा कुछ बैरियर्स को हम लोग रिमूव करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरेंगे अच्छे से। सेंडर अपना रोल निभाएगा, रिसीवर अपना रोल निभाएगा, तो जाहिर सी बात है इस पर काबू तो पाया जा सकता है। ये लिख रहा है काबू नहीं पाया सकता, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाँ, ओवरकम हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, मतलब इस पर काबू पा सकते हैं, मतलब इसको हटा सकते हैं, ये तो सही है। कम्युनिकेशन स्टाइल को ये रोकता है, ये रोकता है, कम्युनिकेशन में ये बाधा उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही बात। कम्युनिकेशन बैरियर, तो बैरियर का मतलब ही हुआ बाधा, रुकावट, तो ये तो ब्रेक करेगा ही करेगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा बोथ बी एंड सी, मतलब इस पर काबू भी पाया सकता है और ये है क्या भाई, ये कर क्या सकता है, तो ये हमारे कम्युनिकेशन को रोक सकता है ना। 19 नंबर क्वेश्चन में ड्रेस एंड अपीयरेंस लिखा गया है। ड्रेस एंड अपीयरेंस ये क्या बताता है हम लोग को? कोई भी बंदा अगर अच्छे से ड्रेस मेंटेन करके आ रहा है, इसका मतलब उसके सोशल स्टेटस के बारे में बता रहा है कि उसका स्टेटस क्या है, समाज में उसका स्टेटस क्या है ना। ये ऑडियंस को इम्प्रेस भी करता है। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक ट्राउजर और टी शर्ट पहनकर आपके सामने आ जाऊं बिल्कुल कैजुअल लुक में, तो क्या आप लोग मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से? नहीं सुनेंगे, मतलब आपको लगेगा अरे सर कैसे आ गए हैं, है ना। मतलब ये कहीं ना कहीं ऑडियंस को क्या करता है, इम्प्रेस करता है। अगर आप अच्छे से ड्रेस मेंटेन करके आते हो तो, अब पार्टी में अगर आप अच्छे से फॉर्मल ड्रेस पहनकर चल जाओ तो भी आपको जो है इम्प्रेस नहीं कोई करेगा, ना तो आपसे कोई इम्प्रेस होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पार्टी वियर पहनना चाहिए था ना, कैजुअल ड्रेस पहनना चाहिए था, है ना। तो ये ऑडियंस को इंप्रेस भी करता है और बताता भी है सोशल स्टेटस के बारे में। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी। आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में। अ पर्सन स्टैंडिंग विथ हिज हैंड्स इन पॉकेट, वैसा पर्सन जो खड़ा है हाथ पॉकेट में हाथ को डालकर। जैसे मान लो मैं यूं खड़ा रहूं, मैं ऐसे खड़ा रहूं और मैं आपको पढ़ाऊं तो कैसा लगेगा बताओ माय डियर? बिल्कुल जो है
कैजुअल लगेगा। क्योंकि मैं आपसे फॉर्मली अटैच्ड हूं तो मुझे इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। हाँ, ये मैं अगर पार्टी में कहीं पर जाता, कहीं पर मैं सिंपल कहीं मार्केट वगैरह में जाता, कहीं पर फोटो कैप्चरिंग का प्रोसेस चल रहा होता, सेल्फी ले रहा होता, तो मैं उस तरीका से करता। तो कहने का मतलब अगर आप हाथ में पॉकेट डाले, मतलब पॉकेट में हाथ डाले, इट्स माय मिस्टेक, पॉकेट में हाथ डाले हुए अगर आप खड़े हो, इसका मतलब है कि आप कैजुअल एटीट्यूड को दिखा रहे हो। और केयरलेसनेस मतलब लापरवाही, आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये पता नहीं कि आप कहां खड़े हो। जैसे मान लो कि मैं अभी पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा रहूं और ऐसे आपको पोज देकर पढ़ाऊं, तो क्या है, ये मेरा लापरवाही है। दैट मीन्स मैं ये परवाह नहीं कर रहा कि मैं कहां खड़ा हूं। दैट मीन्स ये केयरलेसनेस को भी दिखाता है ना। इट मीन्स बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आता हूं मैं 21 नंबर क्वेश्चन में। फिर से बोला पारा लैंग्वेज रेफर्स टू। पारा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसका मतलब होता है वॉइस का टोन और स्पीड, किस स्पीड से आप बोल रहे हो। मैंने पहले भी बताया है, दैट मीन्स आंसर विल बी सी। टेक्निकल जार्गन्स, ये क्या होता है? टेक्निकल जार्गन्स, कभी ज्यादा हम लोग को टेक्निकल जार्गन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी कम्युनिकेशन में, क्योंकि हो सकता है कि कम्युनिकेशन हमारा बाधित हो जाए। टेक्निकल जार्गन्स का मतलब बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करना। अब मान लो कि मैं एक इंजीनियर हूं और मैं किसी लो लेवल के वर्कर से जाकर बात कर रहा हूं जो कि बिल्कुल उतना एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड है। मैं उससे बोल रहा हूं कि देखो भाई, यहाँ पे जो रोड होगा ना, थोड़ा सा फ्रिक्शन यहाँ ज्यादा रखना, यहाँ पर जो होगा ना फ्रिक्शन थोड़ा कम रखना। अब वो कहेगा ये क्या बोल रहा है यार, फ्रिक्शन ज्यादा रखना, फ्रिक्शन कम रखना, है ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, है ना। वो लेबर ऐसा बोलेगा, वर्कर ऐसा बोलेगा, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसको समझ में नहीं आएगा। दैट मीन्स ये टेक्निकल जार्गन का मतलब हुआ टेक्निकल वर्ड्स नॉट अंडरस्टैंडेबल, वैसा वर्ड जो समझा ना जा सके, समझने योग्य ना हो। ये हमारा आंसर हो जाएगा 22 का सी नंबर। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट। कम्युनिकेशन जो हम लोग बॉडी के मूवमेंट के सहारे करते हैं, जो भी हम लोग बॉडी के मूवमेंट, जैसे आंख का ऐसे ऐसे पलक गिराना, ऐसे ऐसे इशारा करना, मुक्का दिखाना, फिस्ट दिखाना, है ना, टाटा बाय बाय करना, ये सभी क्या हो गया माय डियर, ये सभी जो है पीठ थपथपाना, ये सभी मूवमेंट को हम लोग कौन से स्टडी में पढ़ते हैं? उस स्टडी का नाम बताएं, काइनेसिक्स। क्या बोलते हैं उसको? काइनेसिक्स। इसको हम लोग दूसरा भाषा में हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोग टिक करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इसे बोल सकते हैं, जो बॉडी मूवमेंट्स के सहारे होता है। इसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैसेजेज कैन बी एंटर्ड थ्रू। मैसेजेज जो एंटर होता है, जो भी मैसेज हमें भेजना है, वो किस किस माध्यम से एंटर हो सकता है? एसएमएस के थ्रू मैं अपने मैसेज को भेज सकता हूं, बिल्कुल सही, हम लोग भेज सकते हैं। नॉडिंग हेड, सर को हिलाकर भी एक मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछा और उसका जवाब हाँ में है। जैसे मुझसे कोई पूछा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, अगर मुझे हाँ बोलना है तो मैं वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, नहीं तो ऐसे ऐसे भी कर सकता हूं, सर को हिला भी सकता हूं। दो तरीका से, ऐसे ऐसे हिलाऊंगा इसका मतलब हो गया ना, ऐसे ऐसे इसका मतलब हो गया हाँ। तो कहीं ना कहीं मैसेज मैं छोड़ रहा हूं, सर को हिलाकर, आंख की पलक को गिराकर भी हम लोग मैसेज छोड़ सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो आंसर है वो तीनों है, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज। 25 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे माय डियर, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। कम्युनिकेशन के जो फीचर होते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, मतलब कम्युनिकेशन की विशेषता क्या है? क्या ये सभी को जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। हमारे लाइफ में बिना कम्युनिकेशन के कोई चीज होता नहीं, चाहे वो बॉडी के सहारे कम्युनिकेशन करो या फिर आप वर्ड्स के सहारे करो, है ना। ये तो सभी को जरूरत है। इट इज सेल्डम नीडेड, ना ना ना, ये कभी कभी जरूरत है ऐसा हम नहीं बोल सकते। ये तो सभी को जरूरत है, ये किसी को जरूरत नहीं, ये तो और नहीं बोल सकते। ये एक बैरियर है, ये भी नहीं बोल सकते। कम्युनिकेशन तो एक सॉफ्ट स्किल है,
कम्युनिकेशन बैरियर तो है, होता है, लेकिन क्या ये केवल बैरियर है? नो, ये सभी को जरूरत है। इट इज नीडेड बाय ऑल। क्या कम्युनिकेशन एक बैरियर है? नहीं। कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है? जो रुकावट पैदा करता है कम्युनिकेशन में, उसको बोलते हैं बैरियर, ना कि पूरे कम्युनिकेशन को हम लोग बैरियर बोल देंगे, है ना। मोनोटोन मतलब क्या होता है? मोनोटोन मतलब सिंगल टोन, एक ही टोन में अगर किसी से हम बात करें, लगातार एक ही टोन में, एक ही मूड में, एक ही शब्दों को बार बार रिपीट करें, मोनोटोन, तो वो क्या कर देगा? बोर कर देगा। किसको बोर कर देगा माय डियर? लिसनर को। जो सुन रहा है वो ना बोर होगा, बोलने वाला तो फटाफट बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, सुनने वाला को डिस्टर्ब होगा। लिसनर या रिसीवर, इसको ये बोर फील होगा, है ना। अब हम लोग आगे आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन में, द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के स्टडी को क्या बोलते हैं? बॉडी लैंग्वेज के स्टडी को क्या बोलते हैं? काइनेसिक्स, जो कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है ना माय डियर। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा काइनेसिक्स, जिसमें हम लोग बॉडी मूवमेंट से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे ऐसे ऐसे बुलाना, ऐसे ऐसे करना, फिस्ट दिखाना, थम्स अप, थम्स डाउन, ये सभी क्या है? बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज का स्टडी है, जिसको हम लोग काइनेसिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए यूनिट 1 और यूनिट 2 को लेकर। आगे और भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूनिट 1 और यूनिट 2 को लेकर, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 50 क्वेश्चंस अभी और मैं आपके सामने लाऊंगा, जो कि मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगा, वीडियो लेक्चर नंबर 3। और जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा, तब फिर मेरा और भी वीडियो लेक्चर आगे आएगा, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर होगा, यूनिट 1 और यूनिट 2 को लेकर। एंड देयर आफ्टर आई विल गिव यू सम वीडियो लेक्चर्स ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी which will enhance confidence among you. Okay my dear? So तब तक आप लोग नोट करें, इसको समझने का प्रयास करें, डिकोड करने का प्रयास करें, जो भी हमने इनकोड किया है उसको आप लोग डिकोड करें, ताकि अच्छा फीडबैक दें। अच्छा अगर आप लोग को समझ में आता है, इसका मतलब हमारा प्रयास बिल्कुल सफल रहेगा, है ना माय डियर। थैंक यू वेरी मच।